नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म के रिव्यू की गहराई में उतर रहे हैं। ये फिल्म ताजमहल के इर्द गिर्द बनी है और हमारे पास जो स्रोत है वो एक समीक्षक के विचार हैं और साफ कहूं तो उन्हें ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ऐसा क्या हुआ कि जो फिल्म ट्रेलर में एक ऐतिहासिक रहस्य खोलने का वादा कर रही थी वो समीक्षक के लिए इतनी बड़ी निराशा बन गई। हाँ, ये अक्सर होता है। दिलचस्प बात यह है कि समीक्षक ट्रेलर देखकर बहुत उत्साहित थे। उन्हें लगा कि शायद ताजमहल के बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जो अब तक छिपा हुआ था। कोई बड़ा खुलासा होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन थिएटर से निकलने के बाद तस्वीर पूरी तरह से अलग थी। देखिए, ये बहुत आम बात है, खासकर ऐतिहासिक फिल्मों के साथ। ट्रेलर जो है वो एक मार्केटिंग टूल है ना। सही बात है। वो आपको एक सपना बेचता है। यहाँ सपना था एक अनसुनी ऐतिहासिक सच्चाई का, और जब आप पूरी फिल्म देखते हैं और वो सपना टूट जाता है तो निराशा होना तो लाजमी है। मुझे लगता है समीक्षक की उम्मीद और फिल्म की हकीकत के बीच का ये जो फासला है, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी फासले की गहराई में उतरते हैं। समीक्षक की जो सबसे पहली और बड़ी शिकायत है वो फिल्म की कहानी और उसके किरदारों से है। अच्छा। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कहानी में कोई दम नहीं था। वो दर्शकों से जुड़ी नहीं पाई और एक किरदार तो ऐसा है जिसने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया। कौन सा किरदार? फिल्म का हीरो, जो ताजमहल में एक टूरिस्ट गाइड है। ओके। वो अचानक से कोर्ट में एक मंजे हुए वकील की तरह बहस करने लगता है। क्या एक टूरिस्ट गाइड? हाँ, मतलब जो कल तक लोगों को वाह ताज बोलकर इतिहास के किस्से सुना रहा था, वो आज हाई कोर्ट में कानूनी दांव पेच पर लेक्चर दे रहा है। हाँ, ये तो। समीक्षक ने इस पर मजाक भी उड़ाया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने आज तक इतना अच्छा वकील नहीं देखा जो असल में वकील है ही नहीं। ये तो कुछ हजम नहीं हुआ। नहीं, ये बात सिर्फ मजाक की नहीं है। ये स्क्रीन राइटिंग की एक बहुत बड़ी खामी की तरफ इशारा करती है। कैसे? देखिए, एक चीज होती है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। दर्शक जब फिल्म देखने बैठता है तो वो ये मन बनाकर आता है कि वो कहानी की दुनिया पर यकीन करेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन जब आप एक टूरिस्ट गाइड को बिना किसी ट्रेनिंग या बैकग्राउंड के देश के बेहतरीन वकीलों की तरह दलीलें देते हुए दिखाते हैं तो दर्शक का यकीन टूट जाता है। वो कहानी से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या बकवास है। लेकिन एक सवाल है, क्या कभी-कभी फिक्शन में इस तरह की सिनेमैटिक लिबर्टी यानी रचनात्मक आजादी लेना जरूरी नहीं हो जाता कहानी को मजेदार बनाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। शायद मेकर्स ने सोचा हो कि एक आम आदमी को हीरो की तरह दिखाना ज्यादा असरदार होगा। देखिए, आजादी लेने और कहानी के लॉजिक को ही तोड़ देने में एक एक बहुत महीन रेखा होती है। अच्छा। आप दिखा सकते हैं कि एक आम आदमी हीरो बनता है, लेकिन उसके पीछे एक बिलीवेबल सफर होना चाहिए, एक प्रक्रिया होनी चाहिए। सही। यहां समस्या ये है कि वो रातों रात एक्सपर्ट बन जाता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है जो दिखाता है कि शायद लिखने वालों के पास किरदार को विकसित करने का समय या विचार नहीं था। तो उन्होंने ड्रामा को लॉजिक पर तरजीह दी। बिल्कुल। और समीक्षक ने इसी बात को पकड़ लिया। ये एवरीमैन हीरो वाली बात को इतना खींचा गया कि वो मजाकिया लगने लगा। समझ गई। मतलब किरदार ही अविश्वसनीय नहीं था। समीक्षक के हिसाब से तो कहानी का मकसद ही पटरी से उतर गया। हाँ। फिल्म शुरू तो हुई थी ताजमहल के रहस्य को सुलझाने के वादे के साथ, लेकिन बीच रास्ते में कहीं और ही पहुंच गई। और यही समीक्षक की दूसरी सबसे बड़ी आलोचना है। उनके मुताबिक फिल्म का जो मुख्य मुद्दा था, यानी ताजमहल से जुड़े सबूत। हाँ, सबूत, दस्तावेज, ऐतिहासिक तथ्य, वो पूरी तरह से साइडलाइन हो गया। अच्छा। कहानी उन सबूतों पर गहराई से जाने के बजाय हिंदू मुस्लिम बहस के एक बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक जाल में उलझ कर रह गई। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये एक सोचा समझा फैसला हो सकता है? मतलब? मेरा मतलब है, शायद फिल्म बनाने वालों को लगा हो कि ताजमहल के सूखे और बोरिंग सबूतों से ज्यादा आज के माहौल में एक धार्मिक बहस छेड़ना बॉक्स ऑफिस के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि विवाद तो बिकता है। देखिए, समीक्षक ने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके विश्लेषण से यही अंदाजा लगता है। अच्छा। वो लिखते हैं कि लेखक को सबूतों पर टिके रहना चाहिए था ताकि दर्शक किसी नतीजे पर पहुंच पाते। सही बात है। जब आप तथ्यों को छोड़कर सिर्फ भावनाओं पर खेलने लगते हैं तो आप एक खोजी कहानी बनाने के बजाय एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। ओहो। समीक्षक के नजरिए से ऐसा लगा कि फिल्म का इरादा इतिहास की परतें खोलना कम और समाज में पहले से मौजूद तनाव को भुनाना ज्यादा था। ये तो एक बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल।
कि इतिहास की आड़ में एक अलग ही एजेंडा चलाया जा रहा है। और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। जब आप इतिहास जैसे विषय को उठाते हैं तो एक जिम्मेदारी भी आती है। सही कहा। अगर आप सिर्फ बहस छेड़कर छोड़ देते हैं बिना कोई ठोस सबूत दिए, तो आप जानकारी देने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं। बिल्कुल, समीक्षक का यही दर्द है। वो एक ऐतिहासिक पड़ताल देखने गए थे और उन्हें कुछ और ही देखने को मिला। हाँ, उन्हें एक कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिला जो दो समुदायों के बीच की बहस पर केंद्रित था। इससे फिल्म न सिर्फ अपने वादे से मुकर गई, बल्कि उसने एक अहम ऐतिहासिक सवाल को एक राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि फिल्म की कहानी कमजोर थी, किरदार अविश्वसनीय थे और उसका फोकस भी भटका हुआ था। इतनी सारी कमियों के बाद तो कोई भी यही कहेगा कि एक पूरी तरह से असफल फिल्म है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। समीक्षक ने एक बात कही जो मुझे सच में चौंका गई। अच्छा, वो क्या? उन्होंने माना कि इन तमाम खामियों के बावजूद फिल्म ने एक काम बहुत अच्छे से किया। क्या? उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। अरे वाह! फिल्म देखने के बाद वो खुद ताजमहल और उसके इतिहास के बारे में नए सिरे से रिसर्च करने लगे। अच्छा। जिस फिल्म को वो कोस रहे थे, उसी फिल्म ने उनके अंदर इतिहास को लेकर एक नई जिज्ञासा जगा दी। ये तो कमाल की बात है। ये वाकई कमाल है और कला का सबसे दिलचस्प पहलू भी यही है। इसे हम प्रोडक्टिव फेलियर कह सकते हैं। प्रोडक्टिव फेलियर। हाँ, एक ऐसी रचना जो अपने कलात्मक मकसद में तो फेल हो जाती है, लेकिन दर्शक के मन में एक ऐसी चिंगारी लगा देती है जो शायद एक परफेक्ट फिल्म कभी नहीं लगा पाती। समीक्षक अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या भारतीय इतिहास का जो संस्करण हमें पढ़ाया गया है वो वाकई सही है, या सबूतों की कमी की वजह से बस एक कहानी लिख दी गई और हम सब उसी को सच मानकर बैठे। वाह, मतलब फिल्म जवाब देने में नाकाम रही, लेकिन उसने समीक्षक के मन में सही सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी रेस्टोरेंट में खराब खाना खाकर आए और फिर घर आकर खुद शेफ बनने की तैयारी करने लगे। हाँ, बिल्कुल सही मिसाल है। और इसका असर सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सोच तक ही सीमित नहीं रहा। और क्या हुआ? समीक्षक आगे लिखते हैं कि अब उन्हें उम्मीद है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इतिहास से जुड़े ऐसे मामलों पर अपने पुराने रवैये को बदलेगा और सबूतों की गहराई से जांच करेगा। सोचिए जरा। हाँ, सोचिए, एक खराब फिल्म का असर कितना गहरा हो सकता है। उसने एक नागरिक को देश की सबसे बड़ी अदालत से उम्मीदें रखने पर मजबूर कर दिया। फिल्म के मुद्दे भले ही उन्हें खराब तरीके से परोसा गया हो, समीक्षक के लिए बेहद निजी बन गए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो एक फिल्म जो एक बड़ा ऐतिहासिक रहस्य खोलने के वादे के साथ आए, वो अपनी कहानी और किरदारों के मामले में पूरी तरह से बिखर गई। हाँ। लेकिन एक अजीब तरीके से वो दर्शकों के अंदर इतिहास की धूल भरी किताबों को फिर से पलटने की एक बेचैनी पैदा करने में कामयाब हो गई। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि मीडिया या कला का असर बहुत अप्रत्याशित हो सकता है। सही बात। कोई रचना भले ही अपने आप में कमजोर हो, लेकिन वो हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है, हमें सवाल पूछने के लिए उकसा सकती है। इस समीक्षक के लिए ये फिल्म शायद सच की एक लंबी और व्यक्तिगत खोज की शुरुआत बन गई। एक ऐसी खोज जो शायद वो ये फिल्म देखे बिना कभी शुरू ही नहीं करती। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही गहरा और उम्मीद भरा नजरिया है। एक असफल कोशिश भी बदलाव की वजह बन सकती है। हाँ, और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसा कि समीक्षक ने महसूस किया, अगर इतिहास के कुछ हिस्से वाकई सबूतों की कमी की वजह से बस लिख दिए गए हैं, तो आज की कहानियां जो हम फिल्मों, वेब सीरीज या किताबों में देख पढ़ रहे हैं, वो भविष्य का इतिहास कैसे बना रही होंगी? वाह, बहुत बड़ा सवाल है। क्या 100 साल बाद लोग हमें हमारे दौर के कहानीकारों के तौर पर देखेंगे या इतिहासकारों के तौर पर?